वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो पेपर आया था 2023 में उसके सेट डी को करते हैं। पहले ही हम सेट ए, बी और सी कर चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हम सेट डी को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समस्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए गरीबी, बी बेरोजगारी, सी कालाधन, डी सीमित साधनों के चुनाव से। हम जानते हैं कि जो आर्थिक समस्या है उससे अभिप्राय है आर्थिक चुनाव की समस्या जो सीमित साधनों के चुनाव से उत्पन्न होती है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू पॉवर्टी। ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट, ब्लैक मनी, सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड मीन्स। तो जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो रिलेटेड होती है सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड मीन्स से। साधनों के सीमित प्रयोग की वजह से हमें चुनाव करना पड़ता है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा, सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड मीन्स। सेकंड क्वेश्चन, आवश्यकताएं होती हैं असीमित। ऑप्शन दे रखे हैं सीमित, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड, नेग्लिजिबल, नन ऑफ दीज। हम जानते हैं जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है और साधन सीमित होते हैं, तो जो आंसर होगा वो ए होगा, वांट्स आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते व जुराब की मांग कहलाती है। जूते और जुराब की जो मांग होती है वो एक साथ की जाती है, इसलिए इनकी मांग को पूरक मांग कहते हैं। डिमांड ऑफ शूज एंड स्टॉक आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। क्वेश्चन नंबर 4, जब मांग वक्र ओ वाई के समानांतर है तो मांग की कीमत लोच होगी। ऑप्शन दे रखे हैं अनंत, शून्य, इकाई के बराबर, इकाई से कम। व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू ओ वाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इन्फिनिटिव, जीरो, इक्वल टू यूनिटरी, लेस द यूनिटरी। हम जानते हैं जब मांग वक्र ओ वाई के पैरेलल होता है तो उस समय जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इक्वल जीरो होती है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम की कीमत का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लोक अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि आइसक्रीम की कीमत क्योंकि एक वस्तु की कीमत है तो उसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 6, समग्र पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन से घटक है? ऑप्शन दे रखे हैं उपभोग, बचत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो सी प्लस एस के इक्वल होती है, यानी कंजप्शन भी शामिल होता है उसमें और बचत भी शामिल होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई? कंजप्शन एंड सेविंग बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताइए। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। समय अवधि जितनी अधिक होगी मांग उतनी ही कम लोचदार होगी। द लॉन्गर द टाइम पीरियड द लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जो ये आंसर होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है तो उपभोक्ता अपनी मांग को चेंज कर सकता है। समय अवधि अधिक होने से अभिप्राय है कि कंज्यूमर्स के पास टाइम है, वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है या समय के अकॉर्डिंग अपनी मांग में चेंज कर सकता है। तो जितना ज़्यादा समय होगा मांग की लोच उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 8, औसत आगम कभी ऋणात्मक नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू नेवर इन नेगेटिव। तो औसत आगम होता है यानी कि हमारा जो AR होता है वो कीमत भी होती है, जिसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो AR होता है वो OX के पैरेलल होता है, लेकिन ये जीरो नहीं होता है, जबकि मोनोपोली और मोनोपोली कंपटीशन में ये नेगेटिव स्लोप का होता है। जो औसत आगम है AR है वो कभी जीरो नहीं होता और ना ही उसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, यानी माइनस में होती है। तो जो आंसर होगा वो इसका ट्रू होगा, औसत आगम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई में एक्सीड स्टॉक, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है
तो जो पूर्ति है वो स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ति स्टॉक का एक भाग होता है। जो स्टॉक होता है वो पूर्ति से ज़्यादा होता है। स्टॉक से अभिप्राय है कि एक प्रोड्यूसर के पास कितना माल है जिसको वो बेच सकता है, और जो पूर्ति होती है कि एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता कितनी मात्रा को बेचना चाहता है। तो जो सप्लाई है वो स्टॉक का पार्ट है, इसलिए जो पूर्ति है वो स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। तो जो आंसर होगा यहाँ फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे अधिक योगदान मार्शल का है। मार्शल कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मार्शल का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं है, लेकिन केन्स का कंट्रीब्यूशन है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अधिक माना जाता है। जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1945, जो कि फॉल्स है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, और इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान भरे, फिलिंग द ब्लैंक्स। औसत आगत इक्वल है औसत बंदी लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। एवरेज कॉस्ट इक्वल है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। तो जो आंसर होगा वो होगा औसत परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति अल्पकाल में निर्धारित कीमत क्या कहलाती है? द प्राइस फिक्स इन वेरी शॉर्ट रन इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। जो बाजार कीमत होती है वो अल्पकाल में डिसाइडेड होती है। तो अति अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे हम बाजार कीमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा कर किस प्रकार का कर है? सर्विस टैक्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये लगाया किसी और पर जाता है और इसको भुगतान किसी और को करना होता है। तो सेवा कर है वो अप्रत्यक्ष कर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।